स्वागत आपका। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक्सक्लूसिव नॉनस्टॉप कवरेज लगातार देर रात से जारी है, क्योंकि भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अपने अंजाम तक पहुंचाया। रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच पाकिस्तान के अंदर एक एक करके 9 ठिकानों पर ऐसी एयर स्ट्राइक की हिंदुस्तान ने कि पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। अब बड़ी खबर, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान देते हुए सेना का मनोबल बढ़ाया, भारत को विश्वास दिलाया कि अगर भारत को कोई छेड़ता है तो भारत छोड़ता नहीं है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रक्षा मंत्री ने कहा, हमारी सेना ने सटीक ऑपरेशन किया है। हमारी सेना ने अपने साहस, अपने शौर्य, अपनी वीरता, अपने पराक्रम का परिचय दिया है। सेना ने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा था। तो आपको बता दें कि बीते महीने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देते हुए कई लोगों को मौत की नींद सुला दिया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उसके बाद से भारत एक पल भी नहीं सोया। भारतीय सेना और केंद्र सरकार लगातार मिलाकर एक ऐसी रणनीति बना रही थी कि पाकिस्तान के होश फाख्ता हो जाएं। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी आका बैठे हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाए। और यही कारण रहा कि पीओके से लेकर पाकिस्तान के बहावलपुर तक एक एक करके पाकिस्तान के अंदर कुल 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना ने निशाना बनाया, जिसमें जैश-ए मोहम्मद के 4, लश्कर के 3, हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को ढेर किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कोटली, मुजफ्फराबाद, मुदिरके, गुलपुर, सियालकोट, बिम्बर, चकमरू, बहावलपुर, ये तमाम वो इलाके थे जहां पर भारतीय सेना ने ठीक अपने लक्ष्य को भेजते हुए यहां पर मौजूद आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया है। लगातार उसके बाद से एक एक करके जो तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आ रही हैं, उन तमाम लोगों के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया, जो पहलगाम में निर्दोष मौत मारे गए थे। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या कुछ अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया, किस तरह से डिफेंस फोर्सेस को प्रेस किया, आइए आपको सुनवाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े गवर्नर हिमाचल प्रदेश श्रीमान शिव प्रताप जी शुक्ला, गवर्नर अरुणाचल प्रदेश लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य पटनायक, गवर्नर राजस्थान श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े, चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू, चीफ मिनिस्टर मिजोरम श्री लाल धोमा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ब्रिगेडियर डॉक्टर वी.डी. मिश्रा, विभिन्न राज्यों और यूटी से जुड़े सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ श्री राजेश सिंह, डिफेंस सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, डीजी बॉर्डर रोड, बीआरओ के सभी कर्मयोगी एवं देवियों व सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं नारे लगाऊंगा। हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान में हम सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से
देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। साथियों, आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 66वें फाउंडेशन डे पर आपके बीच उपस्थित होना मेरे लिए गौरव का विषय है और यह खुशी की बात है कि आज इस इंपॉर्टेंट डे पर बीआरओ द्वारा निर्मित 50 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने का अवसर भी कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के अंदर खलबली मची है। बैक टू बैक उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि अभी तक हो रही है। 9 आतंकी ठिकाने जो सुबह से आज हम आपको बता रहे हैं कि 27 के आसपास मिसाइलें दागे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई और पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत में इसके बाद इमरजेंसी घोषित की और एक एक करके जैसे जैसे समय बीतता चला गया, हमने पिछले 12 से 15 घंटों के दौरान यही परिस्थितियां अलग अलग जगहों पर देखी। यानी साउथ टू नॉर्थ जिस तरीके से एक रणनीति तैयार करके जिस हिसाब से जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूशन तीनों सेनाओं की तरफ से, तीनों सर्विसेज की तरफ से हुआ, उसका नतीजा ये कि सेना के पराक्रम, सेना की इस हिम्मत और बहादुरी को या तीनों सर्विसेज को सलाम पेश किया जा रहा है। और ऑपरेशन सिंदूर पर अपने तमाम मेहमानों के पास भी चलेंगे, अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि इस हमले के बाद यानी जब ये स्ट्राइक्स हुई हैं तो सीमा पार एक फ्रस्ट्रेशन भी, और वो फ्रस्ट्रेशन बदकिस्मती, दुर्भाग्यपूर्ण, अनफॉर्चुनेट कि उन लोगों पर निकली है जो सीमावर्ती इलाकों में बहुत अमन और पीसफुल माहौल में रह रहे हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर एक महज नाम नहीं रहा। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया, ऑपरेशन सिंदूर नाम न रहते हुए सेना के शौर्य, उनकी पराकाष्ठा, उनकी बहादुरी, उनकी वीरता, उनकी जो रणनीति है उसका सिंबोलिज्म बन चुका है। सीधे न्यूज रूम का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर लगातार जुड़े हुए हैं। इशफाक, सुबह से इंतजार था कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कुछ अपने ऑफिशियल वर्ड्स कहेंगे। उन्होंने एक बार फिर से भारतीय सेना के साहस, वीरता और शौर्य की तारीफ की है। उन्होंने साफ कहा, जो छेड़ेगा उसे छेड़ेंगे नहीं, हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा था। इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जब हमने ऑफिशियल ब्रीफिंग दिन में सुनी थी जो आर्मी की तरफ से की गई थी, जिसमें होम से फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे, तो किस तरीके से आर्मी ने कहा कि कहाँ पर हमने जी कवर किया है, और फिर ऑफिशियल लाइन जो डिप्लोमेटिक लाइन थी वो लाइन खींची फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने। लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट, अगरचे बैक टू बैक मीटिंग्स भी नई दिल्ली के अंदर हुई है और अभी भी थोड़ी देर पहले एनएसए ने एक मीटिंग की है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है राजनाथ सिंह साहब ने बीआरओ की इस फंक्शन में, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए हम जो काम कर रहे हैं वो क्या है, लाइन ऑफ द एक्शन
और एक्शन कैसे होता है, उन तमाम चीज़ों पर उन्होंने बात की और ये साफ कर दिया कि जब मैं आज आपके सामने हूँ तो दिल बहुत खुश है, सर गर्व से ऊंचा है, क्योंकि हमने वो उस तरीके से काम किया कि हम उन लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जो दुनिया भर के अंदर दहशत और आतंक का दूसरा नाम बन रहे थे, लश्कर जे जैसे लोग। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली सरहद पार तक पैगाम देने की कोशिश की गई कि जनाब बहुत हो गया, अब आपने हटना है, आपने यू टर्न मारना है। अगर आप यू टर्न मारने में नाकाम हुए तो फिर आगे कार्रवाइयों के लिए तैयार भी रहे। ये फाइन लाइन और डिप्लोमेटिक लाइन आज राजनाथ सिंह साहब ने अडॉप्ट करते हुए साफ कर दी है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी इस वक्त समझने वाली है, जब ये स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, फौज की पीठ थपथपाई जा रही है, तीनों सर्विसेज की तारीफ हो रही है, तो इस वक्त अलग अलग जगहों पर जो हमें अभी भी अपडेट मिल रहा है सीमावर्ती इलाकों में, इसके बाद ये सारी फ्रस्ट्रेशन निकली है। ओवरऑल राजस्थान से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक और पीर पंचाल बेल्ट तक सरहदों की तकरीबन 15 से 16 घंटे जब स्ट्राइक को हो गए हैं। इशफाक, क्या अपडेट्स डिफरेंट इलाकों से इंक्लूडिंग इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC से? देखिए, सबसे जो दर्दनाक खबर है वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से है और लाइन ऑफ कंट्रोल, चाहे वो पुंछ रजौरी वाला सेक्टर हो, वहाँ से आई है, और फिर इसी तरीके से उड़ी वाले सेक्टर पर आप जाएंगे, वहाँ से आई है, जहाँ पर दर्जनों लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है, मकानों पर डायरेक्टली टारगेट करने की खबर है और कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। ये हमारे जम्मू का एक हिस्सा है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सिचुएशन ये है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर आर्मी भी कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी BSF की है। तो BSF को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और उस हाई अलर्ट का ये नतीजा है कि काफ़ी ज़्यादा तनाव आप पठानकोट से लेकर पंजाब तक जाएंगे और वहाँ पर आपको इस पूरे बॉर्डर बेल्ट में काफ़ी तनाव भी दिखेगा, जो सिचुएशन उभर कर सामने आई है। फिर जब आप ओवरऑल इसको देखेंगे, चाहे आप यूपी वाले साइड पर जाइए, गुजरात वाले साइड पर जाएंगे या मुंबई वाले साइड पर जाएंगे, तो पूरे देश के अंदर पहले ही हाई अलर्ट था। मॉक ड्रिल्स का सिलसिला थोड़ी देर पहले शुरू हो गया था, जो ऑलरेडी एक सेट प्रोग्राम था, उससे थोड़ी बहुत और घबराहट भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मॉक ड्रिल्स थे और सारा देश सुबह से सुन रहा था कि किस तरीके से हमला हुआ। और फिर DG ISPR का जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट आया कि अब हम कार्रवाई करेंगे, और फिर शहबाज शरीफ का मानना कि हमने फौज को खुली छूट दे दी कि वो जिस तरीके से चाहे कार्रवाई करेंगे। सेम स्टेटमेंट विच वॉज कोटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, लगभग उन्हीं अल्फाजों का इस्तेमाल शहबाज शरीफ ने भी किया है। तो उस सिचुएशन के बीच तनाव बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा जम्मू कश्मीर के इन 2-3 सेक्टर्स के अंदर। श्रीनगर को अगर आप देखेंगे, आपको बाय एंड लार्ज जम्मू शहर, श्रीनगर शहर काम दिखेगा, लेकिन बॉर्डर बेल्ट में काफ़ी टेंशन, कियोस, कंफ्यूजन जैसी सूरत हाल है। और रेस्ट ऑफ इंडिया में भी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। BSF, आर्मी, CIB से जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, उनकी कमांड कंट्रोल के लिए भी जो है वो जॉइंट मैकेनिज्म बनाने की बात कही जा रही है, और जो लोग छुट्टियों पर चले गए थे उनकी छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया। तो ये सारी चीजें हैं जो बैक टू बैक चली हैं इस सिचुएशन के हवाले से। ठीक है, अब ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से एक एक करके जो तमाम हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से अपडेट देंगे। हम उनकी लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर रहे एज पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, लेकिन ग्राउंड जीरो पर किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, सबसे पहले हमारे संवाददाता जमशेद मलिक जुड़ रहे हैं। जमशेद, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है, किस तरह की अपडेट है, सिक्योरिटी को लिहाज लेकर किस तरह से जो तमाम भविष्य की तैयारियां भी की गई हैं? इस वक्त की बड़ी खबर, LOC पर आम लोगों को निशाना बनाया गया। पुंछ में पाकिस्तान ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया है। गोलीबारी में निर्दोषों की जान चली। बिल्कुल, 11 लोगों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हुई है, मौत हो चुकी है, 40 से ज्यादा लोग घायल हैं, 3 दर्जन से अधिक घर और गाड़ियां पूरी तरीके से तबाह हुई हैं, और पुंछ शहर को भी वैसे ही तहस नहस आज पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है जैसे उसने करना टंगधार, उड़ी और आसपास के इलाकों में किया है। लाइन ऑफ कंट्रोल वाले बेल्ट में चलते हैं, जमशेद मलिक हमारे साथ होंगे और इसी तरीके से अन्य कुछ हिस्सों से बाकी हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। जमशेद मलिक, आप तक आवाज पहुंच रही है? ये बताइएगा, हम देख रहे थे कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर अलर्ट तो था ही, लेकिन सबसे ज्यादा LOC को दहलाया गया, और अनफॉर्चुनेटली वो एरियाज जो 4-4.5 साल तक बिल्कुल खामोश रहे, बहुत अच्छे वातावरण में या माहौल में लोगों की तरफ से काम किया गया, बच्चे स्कूल गए, कॉलेजेस चले, यूनिवर्सिटीज चली, खेत खलिहानों में लोग जाते नजर आए, लेकिन आज फिर से
खून की होली पाकिस्तान ने एलओसी के आसपास दोबारा खेली है और हमारी जो जानकारी है कि मरने वालों की संख्या भी शायद बढ़ सकती है। आसिफ, बिल्कुल पुंछ और राजौरी के लोगों के साथ खून की हेली 47 के बाद से ही खेली जा रही है, मगर जो आज खेली गई है इससे पहले इस तरह की शायद कभी देखने को नहीं मिली होगी, क्योंकि पुंछ को बिल्कुल टारगेट किया गया। और पुंछ के हम ये कहें कि कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर को आज नुकसान नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि 11 के करीब लोगों की मौत होने की खबर अभी तक सामने आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि तो नहीं की गई है, आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद में लोग हॉस्पिटल के अंदर भी है। क्योंकि पुंछ के अंदर आज हमने देखा है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कोई या सरकारी इमारतें हों या प्राइवेट लोगों के घर हों या स्कूल हों, किसी को भी नहीं छोड़ा गया, हर एक को टारगेट किया गया और लगातार फायरिंग का सिलसिला देखने को मिला। काफी अरसा के बाद इतने बड़े पैमाने पर मोर्टार शेलिंग जो पुंछ के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि अगर 20 या 25 साल पीछे चलें तब जरूर हमने इस तरह के हालात देखे थे, मगर इस तरह के हालात जो आज देखने को मिले, ऐसे हालात पुंछ के अंदर कभी नहीं देखे। क्योंकि आज पूरी तरह पुंछ पर टारगेट करके पुंछ के अंदर जंग जैसा माहौल पूरा दिन देखने को मिला। मगर इस वक्त राहत भरी खबर ये जरूर है कि उसके बाद गोलाबारी का सिलसिला जरूर थमा हुआ है, मगर इस गोलाबारी ने इस वक्त तक 11 के करीब लोगों की जान ले ली है, नुकसान काफी ज्यादा कर। अच्छा, ये भी बताइएगा, अब जो लोग बचे हैं बंकर्स में भी बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन आबादी इतनी ज्यादा है कि बंकर से कहीं ज्यादा ये तादाद बनती है। सिक्योरिटी फोर्सेस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार के जितने भी काम करने वाले लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? क्योंकि ये कुछ घंटों के लिए या कुछ मिनट्स के लिए फायरिंग रुकने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सब कुछ पाकिस्तान ठीक कर रहा है। वो फिर से अंधेरा पड़ते ही ये जो 10, 11, 12 दिनों में और उसकी जो पुरानी आदत रही है फिर टारगेट कर सकता है सिविलियन एरियाज को, और लोगों की जाने ना जाएं, और बाकी वो लोग जो अपने घरों के अंदर, सिटी के अंदर हैं, आसपास हैं, क्या एहतियाती तौर पर वहां कदम इस वक्त प्रशासन या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उठा रही है? आसिफ, बिल्कुल। पहले सबसे पहले हम बंकरों की बात करें। बंकर सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के इलाकों के लिए बनाए गए, ना कि सिटी में किसी तरह का कोई बंकर बनाया गया, क्योंकि जिस तरह मैं बताया कि सिटी को इस तरह पहले कभी टारगेट नहीं किया गया। मगर जो आज पुंछ की हालत देखी, उसके बाद बड़ी तादाद में लोगों ने पुंछ नकल मकामी करना शुरू कर दी थी और सुबह से ये हालात देख रहे थे। और अभी थोड़ी देर पहले तक लोग अभी भी पुंछ छोड़कर जम्मू या राजौरी या दीगर इलाकों का रुख कर रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि क्योंकि दोबारा पाकिस्तान कब इन लोगों को टारगेट करे ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से लोगों को टारगेट किया गया, जिसके बाद पुंछ के कई लोग ऐसे हैं जो अपना घर बार छोड़कर इस वक्त पुंछ से निकल चुके हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से कई बड़े कदम जरूर उठाए गए और प्रशासन की तरफ से और मजीद तैयारियां की गई कि महफूज इलाकों पर लोगों को किस तरह पहुंचाया जाए। मगर जिस तरह के आज हालात थे, इससे पुंछ का कोई भी, पुंछ शहर के अंदर कोई भी ऐसा इलाका नजर नहीं आ रहा था जो महफूज हो, क्योंकि हर इलाके पर पाकिस्तान की तरफ से आज पुंछ के अंदर शेलिंग की, जिसके बाद लोगों ने वहां से निकलने का सिलसिला शुरू कर दिया। इसी तरह अगर राजौरी की तरफ आ जाए, राजौरी के एक इलाके में भी इसी तरह के हालात देखने मिले जो लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक था। देर रात को वहां भी शहरी आबादी को निशाना बनाया गया और उसके बाद वहां से भी लोगों ने निकलना शुरू कर दिया और अपने रिश्तेदारों के घर जाना शुरू कर दिया और वहां भी 4 लोग जख्मी हुए। उसके साथ साथ अगर मेडिकल कॉलेज राजौरी की बात करें, यहाँ इमरजेंसी जैसे हालात डिक्लेयर कर दिए गए हैं, वार्ड की और बढ़ा दी गई है, तकरीबन 150 बेड के और वार्ड बढ़ा दिए गए हैं, हॉस्पिटल को इमरजेंसी पर रखा गया है, तमाम तरह के इंतजाम पूरे ठीक है। मैं जमशीद उसी पे आ रहा था, एक लास्ट चीज बता दीजिएगा क्विकली कि अब इवैक्यूएशन का प्रोसेस अगर चलता है और ज्यादा हलचल बढ़ती है, हो सकता है कि पाकिस्तान वो पुरानी आदत के मुताबिक रात के और फिर जो दिन में आज देखा, दोबारा ये वक्त अगर लोगों को देखना पड़ा, जो बॉर्डर रोड्स हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आर्मी की गाड़ियां जाती हैं, सामान जाता है, ज़रूरी सप्लाई जाती है। फिर दूसरी बात ये भी है कि इन बॉर्डर एरियाज में बहुत बड़ी आबादी शहरों के अंदर भी है और जो बॉर्डर बेल्ट हैं दोनों प्रोविंसेस, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता जो कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ भी जोड़ता है। क्या एग्जैक्टली वहां पर सिचुएशन है? कोई रिस्ट्रिक्शंस एहतियाती तौर पर कि जान ना जाए, कोई नुकसान ना हो, इसलिए गाड़ियों को भी रोका जा सकता है, या फिर मामूल के मुताबिक विद इन सिटी, आउटसाइड सिटी स्कर्ट्स इस वक्त काम चल रहा है ट्रैफिक वगैरह के हवाले से भी? आसिफ, बिल्कुल। जहां तक जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें, इस पर दिन भर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रही, मगर वो गाड़ियां जो मुसाफिर बरदार गाड़ियां थी वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। सिर्फ प्राइवेट गाड़ियों में लोग वो ज्यादा देखने को मिले। पुंछ की तरफ जाने वाली एक भी गाड़ी हमने नहीं देखी, मगर पुंछ से बहुत सारी गाड़ियां ऐसी थी जो जम्मू या राजौरी की तरफ निकल रही थी। दूसरी तरफ जब पुंछ में शेलिंग का सिलसिला शुरू हुआ तो खनेतर के नजदीक एक गाड़ी के ऊपर, प्राइवेट गाड़ी के ऊपर शेल गिरा, जिसमें एक बच्ची की और उसके वालिद की मौत की खबर भी सामने आई। उसके बाद पुंछ से
कलाई से पुंछ जाने वाली तमाम गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत पूरा दिन नहीं दी गई, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा शेलिंग का सिलसिला देखने को मिला। हालांकि राजौरी से शुरू हो जाए, अगर ये भी कहें सुंदरबनी और निशारा के बाद ही हाईवे के एक तरफ पूरी तरह बॉर्डर ही नजर आता है, मगर उसमें एक बड़ा हिस्सा अगर ये कहें कि मंजाकोट का आता है, जहां सबसे ज्यादा बॉर्डर नजदीक पड़ता है, और उसके बाद बीच में सोनकोट का गैप पड़ता है, उसके बाद दोबारा बॉर्डर का सिलसिला शुरू हो जाता है। इन चीजों को सबको देखते हुए जहां हमने कहा कि किसी तरह की कोई मुसाफिर बरदार गाड़ी नजर नहीं आई, मगर प्राइवेट गाड़ियां जरूर पुंछ की तरफ से जम्मू या राजौरी की तरफ रुख करते नजर आई। बाकी गाड़ियां जितनी भी थी अच्छा, विद इन सिटी बहुत ज्यादा तबाही हुई है। कुणाल, एक छोटा सा रेस्पॉन्स लेना चाहूंगा, क्या पुंछ के अंदर जहां जहां तबाही हुई है, हमने देखा मकान, गाड़ियां, और फिर उसके बाद हम देख रहे थे वीडियोस वायरल हो रही हैं, लोग जा रहे थे तो कई एक गलियों में लाशें पड़ती दिखाई दी, कई लोगों के सर तक उड़ गए थे। ये जो राहत और बचाव का काम था वो कंप्लीट कर लिया गया है, और जो लोग शहर के अंदर थे उनको इवैक्यूएट कर लिया गया है? आसिफ, बिल्कुल बचाव का काम साथ में ही शुरू कर दिया गया था। हालांकि बड़ी शिद्दत की शेलिंग उसके साथ साथ हो रही थी, मगर कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं, उनकी हम तस्दीक तो नहीं कर पाएंगे कि क्या पूंछ गई थे, मगर जो दर्द भरे वीडियो थे जो सामने आ रहे थे। हालांकि ये चीजें कुछ जरूर सामने आ रही है कि लोगों के घरों को नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचा है, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। उसके साथ साथ जिस तरह 11 के करीब लोगों की मौत की खबरें भी सामने आई है, मगर उसके बाद कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे थे जो डराने वाले वीडियो थे, मगर उनकी हम अभी तक तस्दीक नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑफिशियल तौर पर अभी तक कोई ऐसा आंकड़ा सामने नहीं रखा गया। और उसी ऑफिशियल आंकड़े को लेकर लगातार अभी अगले कुछ वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद, हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए। जमशेद मलिक हमारे साथ ग्राउंड जीरो से पल पल के अपडेट दे रहे थे। सीधे रुक करेंगे हमारे दूसरे रिपोर्टर की तरफ। ग्राउंड जीरो से इरशाद भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद, बीती रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट किया, उसके बाद जम्मू कश्मीर के कई इलाके हैं, कहीं पर खुशी का माहौल है, कहीं पर गम। खुशी इस बात की कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो 22 से 26 लोग मारे गए, उनकी आत्मा को शांति जरूर मिली होगी, लेकिन कई लोग जख्मी हुए, वहां पर दुख का माहौल है। अब ग्राउंड जीरो से जो तस्वीर और इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अगले 24 से 48 घंटे कितने ज्यादा क्रूशियल हैं? क्योंकि कहते हैं न्यूटन का तीसरा लॉ है, एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन। तो क्या कुछ गाइडलाइंस और आगे की चीजों की तैयारी चल रही है? देखिए कुणाल, अगर हम इस पहलगाम के इंसिडेंट के हवाले से बात करें, जहां पे तकरीबन 26 लोगों की जो है मौत वाक़ा हुई उस दिन, और बाकायदा तौर पर उसके बाद जो है यहाँ पे पूरे मुल्क भर में जो है प्रोटेस्ट किए गए। हालांकि आज रात में यानी कि तकरीबन 2 बजे के करीब जो है अलग अलग सेक्टरों में जो है ये सीज फायर वायलेशन जो यानी कि एयर स्ट्राइक की गई यहाँ पे हमारी फौज की जानिब से, और देखा जाए उसमें कहीं जो यहाँ पे जो सरहद के उस पार जो मिलिटेंट्स के कैंप हैं, हालांकि उनको जो है नष्ट किया गया, उनको बर्बाद किया गया। हालांकि इसके चलते जो है कई इलाकों में जो लोग जो हैं इससे खुश हैं। और देखा जाए इसके चलते अगर देखा जाए पाकिस्तान की जानिब से जो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन के ये सीज फायर वायलेशन की गई, उसकी वजह से जो है काफ़ी नुकसान हुआ, चाहे हम सरहदी इलाकों की बात करें, खुसूसन टंगडार, केरना, या इसके साथ साथ हाजीपीर सेक्टर के हवाले से बात करें, या दीगर सेक्टरों के हवाले से बात करें। क्योंकि आज दिन पर हमने मॉनिटर किया और लोगों के साथ भी हमने बात की, और लोगों का एक कहना है कि 2 बजे से लगातार सुबह सवेरे तक जो है ये शेलिंग की गई, यानी कि मोटार शेल्स के साथ साथ दीगर जो एमिनेशन है, यानी कि वो वहाँ पे बाकायदा तौर पर जो है हमने देखा जो पड़े हुए थे। इसमें देखा जाए छोटे छोटे जो मोटार शेल्स हैं वो भी रिहायश पजीर इलाकों में जो है वो हमने देखे। हालांकि कुछ शेल्स वो भी हैं जो अभी तक जो है नहीं फटे, हालांकि चंद एक इलाकों में जो है वो शेल्स की वजह से पड़े हैं। एक इरशाद, एक चीज और भी बताइएगा, पूरा नॉर्थ कश्मीर का बेल्ट भी आज दहलाया गया। रात के 2 बजे के आसपास आप बता रहे हैं, और इस वक्त जब हम 5:30 के आसपास प्रोग्राम में बैठे हैं तो हमारी जानकारी के मुताबिक हजारों की तादाद में 80 mm 120 mm के मोटार पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से दागे गए हैं। ये जाहिर सी बात है जवाबी कार्रवाइयां हुई होंगी, लेकिन काफ़ी लोग जख्मी होने की खबरें हम तक पहुंची अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग जगहों पर। क्या कोई इवैक्यूएशन का प्रोसेस, लोगों को सेफर प्लेसेस पर ले जाने का भी हुआ? प्लस एग्जैक्टली क्या तादाद उन लोगों की है जो जख्मी हुए, जो घायल हुए हैं?
देखिए, जब आज सुबह सवेरे यानी कि लाइट आने से पहले जो है ये पता चला, क्योंकि सरहदी कस्बा उड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में जो है शेलिंग की वजह से लोग जख्मी हुए। उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेशन मुतहरत हुई, चाहे हम यहाँ पे हेल्थ महकमा वो मुतहरत हुआ, उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस या दीगर जो लोग हैं वो वहाँ पे गए। हालांकि उनको जो है उसी वक्त वहाँ से निकाला गया। जो घरों में पड़े हुए थे, जो जख्मी सूरत में थे, हालांकि उनको जो है एसडीएच यानी कि गोनियार के साथ साथ उड़ी पहुंचाया गया। ताहम वहां से भी चंद अफराद को जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला की ओर शिफ्ट किया गया, जिनका बाकायदा तौर पर इलाज किया गया। और तकरीबन 15 से ज्यादा जो यहाँ पे लोग हैं वो जख्मी हुए हैं। इसमें तकरीबन 10 मकानों को जो है फुली डैमेज हुआ है, यानी कि वो तबाह हो चुके हैं। और इसके साथ साथ देखा जाए दीगर जो मकान हैं उनमें जुज़वी तौर पर जो है नुकसान पहुंचा है। लोगों में डर है, खौफ है, किसी भी वक्त जो है और भी पाकिस्तान और इसलिए कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे बेहद क्रूशियल है और उसी को लेकर जो तमाम गाइडलाइंस है ग्राउंड जीरो पर एग्जीक्यूट की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमारे साथ इरशाद ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी नॉन स्टॉप कवरेज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरहद के इस पार और सरहद के उस पार के हालातों पर पल पल के अपडेट्स आपको रूबरू कराएंगे। ग्राउंड जीरो का फिर से रुख करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। का ब्रेक के बाद तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नॉनस्टॉप कवरेज लगातार जारी है। बीती रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे के बीच आतंकी ठिकानों को एक एक करके जिस तरह से भारतीय वायुसेना, थल सेना और जल सेना के संयुक्त ऑपरेशन के तहत नेस्तनाबूद कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान की सरकार से लेकर पाकिस्तान की जो आर्मी है वो पल पल की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन हर रणनीति बेहिसाब निकल रही है। जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही, ग्राउंड जीरो का भी रुख करेंगे, लेकिन दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र से आर्मी ऑफिसर कर्नल दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं, और साथ ही साथ नेवी ऑफिसर रिटायर्ड कमांडर भूषण दीवान जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश शर्मा जी, शुरुआत आप ही से करूंगा। यू हैव पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट इन द इंडियन आर्मी। अब जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, आप कितने आश्वस्त थे कि देर से ही सही लेकिन भारतीय सेना सूद समेत हिसाब करेगी पहलगाम हमले का? ठीक है, रुक करेंगे कमांडर भूषण दीवान जी का। दीवान सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी जी, सुबह से लगातार हमारे साथ आप एक्सक्लूसिव लगातार जुड़े हुए हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी आपने सुना कि हमने उनको ही छेड़ा है जिन्होंने मासूमों को छेड़ा था। अब एक एक करके जो तमाम चीजें निकलकर सामने आई हैं, पाकिस्तान और पीओके के अंदर 9 ठिकानों को टारगेट करते हुए नेस्तनाबूद किया गया। लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश ए मोहम्मद हो, आतंकी मौत की नींद सो चुके हैं। आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट। कुणाल जी, ये तो शुरुआत है, ये झांकी है।
ये तो कितने भी हम कहें 1000, 2000, 5000 आतंकी मरे हैं, कितने ज्यादा आतंकी है पाकिस्तान में, हमारे सामने टारगेट और काम बहुत बड़ा है, और वो सब नस्तनाबूद नहीं किए गए तो ये मर्ज जो है खत्म नहीं होगी, ये बार बार चलती रहेगी। तो ये जितना हुआ अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है, टेररिज्म के ऊपर वार हुआ है, पर ये खत्म नहीं है, ये शुरुआत है। ये तो रणभेरी बजी है, ये तो बिगुल बचा है, बिगुल बजा है, और पाकिस्तान को पता लग गया है कि भारत की क्या मिलिट्री काबिलियत क्या है, भारत क्या कर सकता है। तो ये उनको अच्छा सबक मिला है, और अगर ये हिमाकत करते हैं इस चीज को आगे फैलाने की, बढ़ाने की, तो और मुंह की खाएंगे और इनको पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वही जरूरी है, नहीं तो पाकिस्तान हर 6 महीने, हर साल कुछ ना कुछ आतंकी काम करता है, भारतीय नेताओं के ऊपर, भारतीय फौजों के ऊपर छुप के वार करना ये करता है। इसको खत्म करने का मौका हमको आसिम मुनीर ने, वो पाकिस्तान ने, खुदा ने दिया है। इसको हमने जड़ से इस बीमारी को जड़ से हमने मिटाना है। अगले 24 से 48 घंटे कितने क्रूशियल हैं और कितने ज्यादा महत्वपूर्ण भी? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात यह है कि पाकिस्तान के मिलिट्री हुक्मरान, मिलिट्री आका, उन्होंने दुनिया को दिखाना है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, करते थे, तो अब उन्होंने वो चुप नहीं बैठ सकते, उन्होंने अपने आवाम को दिखाना है कि हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। इस झटके में वो गलत काम भी कर सकते हैं जिनका उनको बहुत भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पर बहुत क्रूशियल है, क्योंकि उकसाने वाले और खुद अंदर से उनको तकलीफ जो है आवाम के सामने क्या मुंह दिखाएंगे, उसके चलते बहुत कुछ क्रूशियल है कि क्या करते हैं। हमारी फौजें अलर्ट हैं फुल स्केल जवाब देने के लिए, इनको अपने ठिकाने लगाने के लिए। ठीक है भूषण देवान सर, एक फाइनल चीज आपसे कि इस समय जो परिस्थितियां हैं, अब हम जानते हैं कि इस कार्रवाई के बाद भी, जिस तरफ आपने भी इशारा किया कि जब तक पूरी तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट ना किया जाए तब तक आतंकी गतिविधियों का सफाया होना या खत्म होना ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि इन परिस्थितियों में पाकिस्तान पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाती है कि अब अगर वो कार्रवाई करता है, क्योंकि भारत ने ऑफिशियली और पूरी विश्व के सामने बता दिया कि हमने जो कार्रवाई की, हमने इन एरियाज को चुन चुनकर टारगेट किया है, हमारा ये मिशन था वो सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन जवाबी कार्रवाई अगर होती है तो वो हमारी टेरिटरी के ऊपर हमला होगा और वो वॉर लाइक सिचुएशन होगी, हम उसकी जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर पाकिस्तान पर ज्यादा कि अगर वो चुप रहता है तो शायद उसके लिए बेहतर, अगर शुरुआत होती है तो जंग के मैदान में उसने ओपनली फिर कदम रख दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आसिफ जी, वो कदम रखेगा, और मैं तो चाहता हूं रखे, क्योंकि कुछ चीजों में ये अगर दूरगामी काम होना है, सर्जरी होनी है, मोटा तगड़ा काम होना है, तो थोड़ा करेगा, तभी हमको जवाब देने का मौका मिलता है। ठीक है। पर ये तो बड़ी क्लियर कट चीज है कि दुनिया को पता लग गया है, हमने सिविलियन टारगेट्स तक को भी, पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट तक को भी टारगेट नहीं किया है, हमने केवल और केवल टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया है। कर्नल शर्मा सर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, कई दशकों का भारतीय सेना में सेवा देने का। शर्मा सर, पाकिस्तान के अंदर जो फलता फुलता आतंकवाद है उसकी कमर तोड़कर रख दी है ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, और क्या लगता है पाकिस्तान को बता भी दिया हमने कि जो पूरी दुनिया के सामने जाकर कहता था कि हम टेरर के सबसे बड़े विक्टिम हैं, हिंदुस्तान ने बता दिया कि इस टेरर का आपको इलाज कैसे करना है। समस्या आपकी है लेकिन इलाज करना हमें आता है। कुणाल जी, सबसे पहले तो आपको पाकिस्तान की मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप किसी व्यक्ति के साथ या किसी देश के साथ डील करते हैं, आपको उसकी सोच क्या है वो ध्यान में रखते हुए ही आप उस प्रकार के एक्शन लेते हैं। फिर आप विजुअलाइज करते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होगा, फिर आप काउंटर रिएक्शन करते हैं जी। ये पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो कि सिंपल भाषा को नहीं समझता है। आज हमारे पूरे देश के अंदर एक प्रकार से खुशी की लहर है, लेकिन मेरा ये मानना है एक सैनिक होने के नाते कि ये पाकिस्तान जो है कुछ दिनों के बाद दोबारा टेररिज्म की एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा।
क्योंकि वो हमारा एक शाश्वत शत्रु है और उसके मन के अंदर जो जहर भरा हुआ है उसको हमें निकालना है। तो जहर का जो सूत्र है वो है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई। जैसा अभी आपने डिस्कस किया, पाकिस्तान जरूर रिएक्ट करेगा और जिस समय भारत की सेनाओं ने कोई एक्शन लेना होता है तो हम किसी भी प्रेशर के अंदर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेते हैं। हम उसका रियलिस्टिक एनालाइज करते हैं कि अगर हम ये एक्शन लेंगे तो क्या रिएक्शन आएगा, उस रिएक्शन के ऊपर हम किस प्रकार से काउंटर एक्शन करेंगे। आज की तारीख के अंदर मैं आश्वस्त हूं कि पाकिस्तान कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, क्योंकि उसने भी अपने देश की आवाम के सामने जो है अपना फेस सेविंग करना है। हालांकि वो बहुत झूठ का सहारा ले रहा है, वो दिखा रहा है पुराने ओल्ड वीडियोस जो हमारे मिराज या कोई दूसरे जहाज जो है एक्सरसाइज के दौरान क्रैश हुए थे राजस्थान के अंदर, वो अपने लोगों को बता रहा है कि हमने 4 रफेल जो हैं इंडिया के 4 रफेल को हमने नीचे गिरा दिया है। हमने पोस्टों के ऊपर जाके इंडियन आर्मी को पीओडब्ल्यूज बना दिया और इस प्रकार के वो झूठे भ्रम जो है अपने देश के अंदर फैला रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है और जिस प्रकार की तस्वीरें वहां से आ रही हैं, पाकिस्तान का जो अभी एनएससी की मीटिंग हो रही थी जो उनके प्रधानमंत्री चेयर कर रहे थे, वहां मैंने देखा हर एक का चेहरा उतरा हुआ था और मुनीर तो ऐसे लग रहा था जैसे कि वो मेरा ख्याल है 7-8 दिन से सोया नहीं हुआ था। पूरी पाकिस्तान के आर्मी के अंदर एक डर का माहौल बैठा हुआ है। इसके साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और उसके साथ साथ जो होता है डिसेप्शन। देखिए, हम लोग यहाँ पर आज मॉक ड्रिल कर रहे हैं, राजस्थान में हमारी इंडियन एयरफोर्स जो है वो एक्सरसाइज कर रही है, तो इससे बड़ा डिसेप्शन क्या हो सकता है। दूसरी बात, पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है वो बिल्कुल ही फेल हो गई है इंडियन आर्मी भारतीय सेनाओं का माइंड को पढ़ने के लिए। पाकिस्तान ने क्या किया कि क्वेटा से 2 डिवीजन जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर उन्होंने डिप्लॉय कर दिए। वहां से हटाने के बाद उनको यह विश्वास था कि भारतीय सेना जो है एलओसी क्रॉस करके वहां पर मिलिट्री एक्शन करेगी, लेकिन हमें बड़ी मतलब खुशी की बात है कि हमने एलओसी या इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस किया और अपने इलाके से ही बिल्कुल प्रिसीशन जो है टारगेट के ऊपर अटैक किया। इस प्रकार का अटैक जो 100% सक्सेसफुल है, 10 मीटर दाएं या बाएं नहीं गया, स्ट्राइक किया उन्हीं टारगेट के ऊपर। यह दर्शाता है कि किस प्रकार का भारत की सेनाओं का आपस के अंदर कोऑर्डिनेशन है और हमारी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन भी इसके बधाई के लिए इशफाक सर का रुख करेंगे। इशफाक सर, ऑपरेशन सिंदूर बीती रात हुआ, पूरे देश में जश्न का माहौल है, लेकिन उसके बाद से किस तरह से सरकार से लेकर सेना तमाम आगे की रणनीति बना रही है। लगातार सीसीएस की मीटिंग देखी, कैबिनेट की मीटिंग देखी, पीएम मोदी और रक्षा मंत्री की मुलाकात, पीएम और फिर गृह मंत्री की मुलाकात और उसके बाद पीएम और एनएससी की मुलाकात। आगे की रणनीति पर लेकर क्या कुछ आगे की जानकारियां हैं वो तमाम निकलकर सामने आ रही हैं और किस तरह से वो जानकारियां आश्वस्त कर रही हैं हर एक हिंदुस्तानी को कि सेना से लेकर सरकार तक कितनी संजीदा है पाकिस्तान की हरकत और पाकिस्तान के पूरे कैरेक्टर को लेकर। देखिए, जहाँ तक आप ऑफिशियल लाइन को देखेंगे तो ऑफिशियल लाइंस में सुबह से ही लगातार प्राइम मिनिस्टर साहब खुद देख रहे हैं, यह सबसे बड़ी संजीदगी है। फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र देख रहे हैं, फिर फॉरेन मिनिस्टर साहब देख रहे हैं और थोड़ी देर पहले जिस तरीके से P6 देशों का जो एम्बेसडर्स नई दिल्ली के अंदर है उन सबको बुलाया गया फॉरेन ऑफिस और उन्हें पूरे ऑपरेशन से ब्रीफ किया गया और ब्रीफ करने के बाद उन्हें यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के ISI और या जो उनके
आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनकी जो ब्रीफिंग हुई है उसमें उस तरीके से क्या बात कही गई है, इसहाक डार क्या कुछ कह रहे हैं, शहबाज शरीफ ने क्या बयान दिया है, इसके मतलब क्या हो सकते हैं और अगर ये हुआ तो आगे क्या हो सकता है। तो भारत सरकार ने अपना सारी बातें जो है वो उन देशों के सामने रखी हैं जिन्हें मजबूत देश माना जा रहा है दुनिया भर के अंदर पॉलिसी के लिए। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से स्ट्रेटजी हमारी क्या है। स्ट्रेटजियाँ टीवी पर तो डिस्कस नहीं होती है, लेकिन ज़रूर जो हमारी नज़र है वो यही है कि जिस तरीके से आज एक कामयाब ऑपरेशन किया गया, चाहे पाकिस्तान जिस भी तरीके से इसको देखे, लेकिन एक कामयाब ऑपरेशन है, लेकिन उससे ज़्यादा मजबूती हमारे सरहदों पर है। इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, जो लोकल यूनिट्स, लोकल लोग, वो एक ही पेज पर है। ये बड़ी कामयाबी है जो इस वक्त दिख रही है और इसमें मुझे ये साफ लग रहा है कि अगर आज पूरे दिन पाकिस्तान ने अपना चेहरा दिखाया और उन इलाकों को निशाना बनाया जो 100% रेजिडेंशियल एरियाज़ है और सिविलियन आबादी को बराह रास्त मोटर शेलों का निशाना बनाया, उसके बावजूद भी जो लोग वहाँ पर थे उन्होंने ये नारा नहीं दिया कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ है, ये जो दहशतगर्दी है, ये वर्दी है, ये नारा भी नहीं दिया। उन्होंने फिर भी भारत माता के जय के नारे दिए और प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया कि आपने इतना बड़ा कदम उठाकर इतना बड़ा ऑपरेशन किया। वो ये साफ बता रहा है कि लोगों के हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद है। जब लोगों के हौसले बुलंद होते हैं तो जो फॉर फ्रंट पर आपकी सेना, आपके इंटेलिजेंस के लोग और एयरफोर्स और दीगर लोग होते हैं, वो ऑटोमेटिकली मोरल बूस्ट उनका होता है। और मुझे लगता है अगर कोई भी कार्रवाई पाकिस्तान से की जाती है उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा और एडवांस में ही दिया जाएगा। अच्छा कर्नल दिनेश शर्मा सर, हम ये भी देख रहे हैं कि क्या एक तरह से ये एक आई ओपनर भी है जनरल आसिम मुनीर, जनरल आसिम मलिक और तमाम उन आर्मी जनरल्स और ये चीफ्स के लिए पाकिस्तान के अंदर जो ये सोच रहे थे कि सीमा पार अगर एक कदम भी आप आगे बढ़े तो उसका जवाब बड़ी भरपूर तरीके से दिया जाएगा। लेकिन जब ये हमला हुआ तो ये क्लियर कट मैसेज है कि आज यहाँ पर हुआ, अपने देश से बैठकर हमने टारगेट फिक्स किए, आज कार्रवाइयाँ की गई, लेकिन हम आपके आर्मी हेडक्वार्टर तक भी पहुंच सकते हैं। रशीद जी, ये एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक ऐसी जगह नहीं है जहां पर कि टेररिस्ट और उनके आका जो हैं वो महफूज हैं। जी देखिए साहब, पाकिस्तान का वो मिथ टूट गया जब पाकिस्तान सोचता था कि भारत जो है इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस, जहां उनके मेनलैंड पंजाब के अंदर कभी भी हमला नहीं करेगा, क्योंकि पुरानी जितनी भी हमने स्ट्राइक किए हैं, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक है, बालाकोट स्ट्राइक है, तो वो हमने जो है LOC के अंदर की है, जहां बालाकोट जो था वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के आसपास पड़ जाता है। तो एक प्रकार से ये मैसेज दिया गया। लेकिन मैं फिर से एक बात दोहराना चाहता हूं कि हमारे भारत सरकार और हमारी भारतीय सेना, इन्होंने एक स्ट्रैटेजिक पेशेंस का इस्तेमाल किया। स्ट्रैटेजिक पेशेंस का मतलब होता है कि आप पूरी की पूरी स्थिति को परखें, फिर उसके बाद आपने किस प्रकार के एक्शन लेने हैं, क्या क्या आप एक्शन ले सकते हैं, उन एक्शनों में से सबसे बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, उसके बाद दुश्मन की तरफ से क्या रिएक्शन आएंगे, आप उसको कैसे काउंटर करेंगे। तो ये एक बहुत ही हमारी समझदारी और बुद्धिमानी से एक्शन लिया गया है और पाकिस्तान को एक मैसेज दिया गया है कि अगर तुम छुपकर मारोगे तो हम अंदर घुसकर मारेंगे। और आज देखिए भावलपुर के अंदर जिस प्रकार की खबरें सोशल मीडिया में आ रही हैं, जो उनका जनाजा निकाला जा रहा है, जो भी लोग बाग हैं, वहां पर सिविलियन कम और फौजी आदमी जो है, पाकिस्तान फौज के आदमी ज्यादा यूनिफॉर्म में हैं। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि भावलपुर के अंदर जहां पर रात को अटैक हुआ है तो वहां पर इनके ISI के हैंडलर्स भी होंगे। अदरवाइज आज तक मैंने नहीं देखा है कि पाकिस्तान आर्मी के लोग जो हैं सिविलियन के जनाजे में शामिल होते हुए। तो क्योंकि मैक्सिमम मुझे लगता है कि वहां पर ISI और पाकिस्तान आर्मी के भी जवान जो हैं उनकी भी मौत हुई है, इसलिए इस प्रकार का। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की मनोस्थिति। ये जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है, ये बहुत खोखली बातें किया करता था, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन आज उनके ख्वाजा आसिफ का बयान आया है कि अगर भारत इसके बाद कुछ नहीं करता तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो ये किस प्रकार की
आपको मनोदशा दिखाता है कि एक प्रकार से डरे हुए हैं। आज से पहले जो है अलग अलग प्रकार के खोखले बयान आ रहे थे कि सिंधु नदी के अंदर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, हमारे पास 120 एटम बॉम्ब हैं जो हमने चौक में दिखाने के लिए नहीं रखे हैं। उनका जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है उसका आज मैं इंटरव्यू देख रहा था स्काई न्यूज के ऊपर, फॉरेन जर्नलिस्ट एक लेडी उससे पूछ रही थी, उसकी लैंग्वेज से उसके रिप्लाई से वो सरासर लग रहा था कि उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है और वो झूठ बोल रहा। और वो लेडी जर्नलिस्ट, शी वाज वेल प्रिपेयर्ड, वेल इन्फॉर्म्ड एंड शी वाज आस्किंग क्वेश्चन। और यही जो है इनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, वो रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि अगले 24 या 36 घंटे के अंदर भारत हमारे ऊपर हमला कर देगा और हमारी जांबाज फौज जो है भारत को मुंह तोड़ जवाब देगी। रात को 12 बजे जो उनका प्रेसिडेंट है वो नोटिस जारी करता है कि पार्लियामेंट का इमरजेंसी सेशन होगा। तो रशीद जी, ये किस प्रकार की जो है आपकी मनोदशा दिखाते हैं कि पाकिस्तान की लीडरशिप, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप पूरी तरह से डरी हुई है। वो सिर्फ एक प्रकार की गीदड़ भमकी दे रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम। ठीक है कर्नल शर्मा सर, ठीक है, लेकिन कमांडर दीवान सर, यहाँ पर अब तक की इससे पहले जितनी भी हमने स्ट्राइक्स देखी, चाहे वो साल 2016 में उड़ी हमले के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की हो या फिर 2000, ठीक है, इसी बीच एक बड़ी खबर जहां पर डीसी ऑफिस जम्मू ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। 24/7 आपातकालीन परिचालन केंद्र स्थापित किया जाएगा जम्मू के डीसी कार्यालय में। इस केंद्र को स्थापित किया गया है। तैयारियां ग्राउंड जीरो पर किस तरह की चल रही है? 019125711912 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है डीसी ऑफिस जम्मू की तरफ से। ये 24/7 काम करेगा। किसी भी तरह के आपातकालीन परिचालन की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए इस केंद्र को स्थापित किया गया है। तो डीसी कार्यालय में इस सेंटर को स्थापित किया गया। 019125711616 हेल्पलाइन नंबर। इशफाक गौहर सर, जो डीसी ऑफिस जम्मू की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह की तैयारियों की तरफ ये इशारा कर रहा है? देखिए, ये दरअसल सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक बैठक ली थी और उसी बैठक में जब हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से हैवी मोटर शेलिंग की जा रही है और काफ़ी दहशत खौफ है लोगों के अंदर, तो तभी ये सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कहा गया था कि आप अपने कंट्रोल रूम्स को एक्टिवेट करें और हर कंट्रोल रूम जो है वो अपने अपने एरिया के लोगों के साथ संपर्क में रहेगा इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, ताकि वहाँ पर रब्ता किया जाए। और यही वजह कि किश्तवाड़ के अंदर भी, डोडा के अंदर भी, इधर जो हमारे 2 बड़े एरियाज़ है रजौरी और पुंछ, वहाँ पर भी, और जम्मू के अंदर भी ये हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिया गया है, कंट्रोल रूम जारी कर दिया गया है। इससे 2-3 चीज़ें, एक अवाम का राब्ता अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी वो कर सकती हैं, दूसरा अफसर भी आपस में जब कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो एक यूनिफाइड कमांड के तहत करेंगे। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये दरअसल सुबह ही एक डायरेक्शन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की तरफ से दी गई थी तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, जिसकी इंप्लीमेंटेशन आज पूरे जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। ठीक है, लेकिन दीवान सर, क्योंकि इससे पहले कि हमने जिस तरह से जिक्र किया, जितनी भी स्ट्राइक हुई, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अक्सर कहा जाता कि जो सीमावर्ती इलाके हैं उससे कुछ किलोमीटर के अंदर के दायरे में की जाती थी। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसने अपने आप में एक अलग तरह की जो तस्वीर है स्ट्राइक्स को लेकर पेश कर दी है। चाहे वो सर्जिकल कैंप हो सियालकोट का जो 6 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से हो, चाहे मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद हो जो 100 किलोमीटर अंदर जाके है इंटरनेशनल बॉर्डर से। भारतीय सेना ने स्पष्ट कर दिया, आप कितने भी अंदर हो अंतरराष्ट्रीय सीमा के, हम आपको टारगेट करना भी जानते हैं, ध्वस्त करना भी जानते हैं, सबक सिखाना भी जानते हैं, और भविष्य में आप ऐसी कोई हरकत ना करो, इसके लिए आपको हम समझाना भी जानते हैं। बिल्कुल कुणाल जी, फौज में लड़ाई में 2 चीजें होती हैं, कैपेबिलिटी, काबिलियत, और इरादा, इंटेंशन। तो भारतीय सेना ने अभी नहीं, आज के एक्शन से तो किया है। मैं कह रहा हूं 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में, कारगिल में हमेशा हमेशा इस चीज का सबूत दिया है। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान खाली खोखली बातों के ऊपर जीवित है, और खोखली बातें कौन कर रहा है? इनकी मिलिट्री कर रही है। क्यों?
क्योंकि ये इनका काम फुल टाइम काम है, आवाम को चूसना, और ये लड़ नहीं सकते हैं, तो ये चीज कर रहे हैं। सवाल ये है ये क्या कर रहा है पाकिस्तान, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आगे क्या मुख लेगा, रोल देगा, ये क्या मोड़ लेगा, मैं तो देख रहा हूं ये पब्लिक में, मीडिया में, और मैं चैनल में देख रहा था, ये कह रहे हैं हमने तो तहस नहस कर दिया भारत को, इतने हवाई जहाज गिरा दिए। इसका मतलब रुकने वाले नहीं है, इसका मतलब हमारे यहाँ पटाखे छूट रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। हमने अभी आगे कमर कसनी है और लंबी लड़ाई लड़नी है, और ये लंबी लड़ाई ही ये पाकिस्तान 3-4 दिन से ज्यादा नहीं लड़ सकता है। ना इनके पास पेट्रोल होगा, ना इनके पास अस्त्र होंगे, ना एमिनिशन होगा, ना आवाम का सपोर्ट। तो हमने इसको 10-12 दिन लड़ाई जाएगी आगे तक, तभी ये पाकिस्तान जो है सीधा लाइन पे होगा। तो शॉर्ट ऑपरेशन से नुकसान का फायदा है, नुकसान का सौदा ही हमारे लिए। ठीक है, हमने इसको बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल दिनेश शर्मा सर, हमारे साथ भूषण दीवान सर आपका भी, और इशफाक बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इन परिस्थितियों को गिन रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि LOC-IB के आसपास क्या है। फटाफट से शिल्पा शर्मा ने कुछ लोगों से इस ऑपरेशन को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर बात की है, विभिन्न स्थानों पर एक छोटी सी बात लोगों की, और उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो लगातार ग्राउंड जीरो से जो पल पल की जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जश्न का माहौल है लगातार। किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत रात 1:05 से लेकर 1:30 बजे के बीच जिस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर 9 ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया, लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं। लेकिन अभी तो कहा जा रहा है ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी भारतीय सेना दिखाएगी। इसी बीच जो तमाम चीजें हैं, जो तस्वीरें हैं, भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, भारतीय सेना जय हिंद के नारे लग रहे हैं, ये जरा तस्वीरें देखिए। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी, भारत माता की। भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहलगाम टेरर अटैक का बदला जो है वो यहाँ पर लिया है, जहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर जो है वो स्ट्राइक की गई है और पूरी तरीके से उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। हम जनता इस समय हमारे साथ मौजूद है, रिएक्शन लेते हैं, क्या कुछ इनका कहना है। देखिए, भारत ने पाकिस्तान से जो है वो बदला ले चुका है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, जहाँ पे 2 हफ्ते के बाद ये मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया है। किस तरीके से? पाकिस्तान एक कायर मुल्क है, उन्होंने जो 26 निहत्तों पे और एक टारगेट किलिंग करके जो हमारे निहत्थे लोगों को शहीद किया, उसका भाई आज आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनके 9 ठिकाने जो है ध्वस्त कर दिए। हम आर्मी को भी सलूट करते हैं और हम अपने प्रधानमंत्री जी को भी सलूट करते हैं, जिन्होंने जो हिंदुस्तान के लोगों को एक बहुत जबरदस्त रोष था इस चीज का कि इसका खून का बदला खून होना चाहिए, और आज वो बदला हमारी आर्मी ने लिया और नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनको पूरे अख्तियार दे दिए हैं इस वक्त कि जैसा भी हो इनके घरों में घुस के मारो, और आज वही हुआ, उनके घरों में घुस के मारा है और हम आर्मी को फिर दोबारा सलूट करते हैं। पाक तनाव के पर ब्रिटेन की अपील सामने आई है, दोनों देशों को संयम बरतने की अपील ब्रिटेन की तरफ से। इंटरनेशनल कम्युनिटी हमेशा अक्सर ऐसे ही स्टैंड लेती है और इसी बीच स्कॉटलैंड ने भी बातचीत का आग्रह किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भारत पाक तनाव के बीच ब्रिटेन से लेकर स्कॉटलैंड से लेकर अमेरिका संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इन देशों को यह भी मालूम है कि पाकिस्तान वो मुल्क है जो संयम क्या होता है, शांति क्या होती है, सुव्यवस्था क्या होती है वो नहीं जानता। लिहाजा किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकवाद का इलाज करना है, एक और तस्वीर, एक और फीचर फिल्म भारतीय सेना ने ब्लॉकबस्टर अंदाज में पूरे ना सिर्फ मुल्क बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पेश की। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।